हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि हम 10th के बच्चों के लिए आज से सैंपल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं और यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ये सैंपल पेपर आपके लिए लाने का एक मकसद है, क्योंकि बच्चे को मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि सर क्वेश्चंस पूछते कैसे, क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसे आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ऐसे डिफरेंट टाइप के माइंड में डाउट क्रिएट होते हैं। तो बस उन्हीं डाउट को हम सॉल्व करने के लिए इस तरीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए 5 सैंपल पेपर हम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10th के बच्चों, आपको बस इन 5 सिंपल पेपर को कर लेना है। मैं आपको बोल रहा हूं 100% आपका पेपर 95 क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो अब बात ये करते हैं कि सर इन क्वेश्चन को क्यों करें, क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम कॉम्बिनेशन से ये पेपर तैयार करें, तो हम इन पेपरों के हिसाब से एक लेवल भी समझ पाएंगे और क्वेश्चन के आंसर बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में किस तरीके से लिखेंगे इसको भी हम समझ पाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, इन सभी चीजों को हम इन 5 पेपर में क्लियर कर चुके होंगे, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर ले पाओ। तो बच्चों, मैं आपके लिए पहला सैंपल पेपर लेके आया हूं, इस पेपर को आप एक बार कर लीजिएगा। मैं आपको इस पेपर का क्वेश्चंस और साथ में इनके आंसर भी करके बताने वाला हूं। तो पहला सैंपल पेपर हमारा साइंस का, ओके बेटा। तो साइंस का पहला सैंपल पेपर तो ध्यान से देख लेना। देखो भाई, और आपको मैं बता देता हूं, इन पेपर के सॉल्व करने से आपको एक आइडिया तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ओके बेटा, जब कॉन्फिडेंस होता है तो हम कोई भी डिफिकल्ट काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो बात हम करते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेपर होगा ये आपका 75 मार्क्स का होगा। कितने का बेटा? 75 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, और टाइमिंग जो रहेगा वो 3 आवर 3 घंटे रहेगा। कितने घंटे रहेगा बेटा? बेटा 3 घंटे। अब आपको यहां पर टोटल 22 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये तो आपको सब पता है भैया क्या आना है ना। हम अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चंस की। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि यहां पर चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है और करेक्ट लिखना है। तो देखो, करेक्ट लिखना है तो करेक्ट चीजें पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। देखो बेटा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं कि भैया पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। यदि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ में रिएक्शन करवा दे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन होगी, है ना। तो आप गेस करें कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं इसका पूरा आपको क्वेश्चन बताने के बाद आंसर भी बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो और पढ़ो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर है ना। आंसर का लॉजिक, रीजन सब बताऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन घुमा के भी जैसे भी देगा आपको याद तो आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। चलो, क्वेश्चन सेकंड दिया है भैया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ क्वेश्चन हिंदी में दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल। भैया बताओ, यहाँ पर धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है, मतलब मेटल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट नहीं करती है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। उसके बाद आंसर भी चेक करेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्या रिडक्शन प्रोसेस है, क्या ये एक्सरेशन प्रोसेस है या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है? मतलब श्वसन की प्रक्रिया होती है, अपचयन, उपचयन, उत्सर्जन, अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच रिप्रोडक्शन मेटल अकर इन अमीबा। अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा होती है या बाइस्पोर के द्वारा होती है, बाइनरी फ्यूजन होता है या मल्टीप्लिकेशन फ्यूजन होता है? कौन सा होता है? अमीबा में किस प्रकार की विधि होती है उसके प्रजनन की? ओके बेटा, तो आपको यहां पर क्वेश्चन के आंसर लगाना है, लेकिन अभी आप केवल क्वेश्चन देख लो। चलो, फिफ्थ की बात करें। फिफ्थ क्या है भाई? फिफ्थ का क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है 1 डिग्री बोले 1 सेंटीमीटर, मतलब प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या इन्फिनिटी, क्या होगी बताइए। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उनके आंसर में अब यहां पर आपको बता देता हूं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बेटा? ये कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम पानी में डाल दें, किस में डाल दे बेटा? पानी में डाल दें, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और याद रखिएगा इसमें हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज होगी, मतलब हीट अगर बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि लिखा ना रिलीजिंग हीट, हीट जब बाहर निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो बेटा, अब आपको क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, बट इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन सेकंड है कि विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल। मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है? तो देखो, पहले तो एक्सप्लेनेशन देखो उसका। पहले देखो, आंसर तो हमने लगा दिया ब्रिटलनेस। भैया ये हम बोल सकते हैं कि ऐसी मेटल प्रॉपर्टी शो नहीं करती है ना, ऐसा नहीं करती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेटल्स आर जनरली मैलेबल, मतलब वो मैलेबल होती है, डक्टाइल होती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट ब्रिटल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो ब्रिटल है ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज थी।
है ना, भंगुरता, है ना। तो ये आंसर इसका होगा कि भैया मेटल ब्रिटलनेस नहीं होती है ना, नॉन मेटल होती है। चलो उसके बाद थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, भैया रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, भैया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। भाई आप देखते हो ना, जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो भैया हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना बॉडी को, क्यों जरूरत पड़ती है, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। भैया ग्लूकोज का डिकम्पोजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो एनर्जी रिलीज करता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है भैया, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, इसलिए हम इसको आंसर में लगाएंगे ऑक्सीडेशन। चलो उसके बाद फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ क्या है, विच रिप्रोडक्शन मेथड अकर इन अमीबा, अमीबा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो भैया बाइनरी फिजन होता है। कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी। आपने देखा होगा जैसे ये अमीबा है, ये डिवीजन करता है तो धीरे धीरे अपने साइज को बीच में से इस प्रकार से कर लेता, धीरे धीरे यहां से टूट जाएगा और इस प्रकार से हमें दो अमीबा मिलेगा, बाइनरी। तो ये एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि अमीबा भैया रिप्रोड्यूस होता है तो बाय डिवाइडिंग इनटू टू, वो दो पार्ट में टूट जाता है, मतलब एक से दो अमीबा बन जाते हैं, तो बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है। अभी तक आपको आंसर समझ में आए होंगे बेटा। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भैया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। चलो अभी अपन आंसर देखेंगे। उसके बाद अगला छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है बेटा, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधक का मात्रक होता है। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, क्या डिवाइस यूज और कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। तो देयर इज ह्यूमन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ह्यूमन कौन है, प्रोड्यूसर है, वेजिटेरियन है, कार्निवोरियस है और ऑमनिवोरियस है, कौन है भैया, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इसका आंसर भी चेक कर ले, पहले इसके आंसर भी चेक कर ले। चलो हमने फोकल लेंथ की बात करी थी, तो भैया एक प्लेन मिरर में ध्यान समझो, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, क्या होगी बेटा, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या एक्सप्लेनेशन की प्लेन मिरर हैव एन इन्फिनाइट फोकल लेंथ बिकॉज दे डू नॉट कन्वर्ज और डाइवर्स, ये ना तो रे का कन्वर्जन करता है ना ही ये डाइवर्स करता है, इसके कारण इसकी जो मतलब लेंथ है, फोकल लेंथ, वो क्या होगी, इन्फिनाइट होगी बेटा। क्या होगी, इन्फिनिटी पर होगी। कैसे होगी, इन्फिनिटी पर होगी। चलो अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, भैया रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। क्या होती है भाई, ओम होती है। अब ओम होती है तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज ओम। इतनी बात समझ गए, चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि एक ऐसी डिवाइस बताइए, एक ऐसी डिवाइस बताइए जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको हम मोटर बोलते हैं। मोटर क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये मैकेनिकल काम करती है। जैसे मोटर पानी की पंप मोटर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगी, मैकेनिकल वर्क करेगी, तभी तो पानी सप्लाई करेगी। तो इसलिए हम मोटर को कह सकते हैं अ डिवाइस यूज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यस या नो, जैसे फैन है, फैन भैया क्या है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये मैकेनिकल वर्क करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतनी बात क्लियर बेटा। लास्ट 7 वाला क्या था कि देयर इज ह्यूमन इन एन इकोसिस्टम, भैया इकोसिस्टम में इंसान क्या है, हम लोग क्या है, तो याद रखिए हम ओमनीवोरस हैं। क्या है बेटा, ओमनीवोरस हैं। तो ह्यूमन कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल, भैया एनिमल को भी खाता है और प्लांट को भी खाता है और यहां तक कि तो देम को ओमनीवोरस, ठीक है। तो इस तरीके से खाना ये दोनों से, प्लांट से भी और एनिमल से भी ले लेता है। तो ये क्या ओमनीवोरस है, मतलब शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, वही देखो ध्यान से समझो। अभी हमने क्वेश्चन देखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा फिलअप पर आ गए हम, फिलअप पर ध्यान समझना, फिलअप में क्या बोलता है। फिलअप के क्वेश्चन देखो, फिलअप का है कि एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, भैया विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड, ये फिलअप है ना भैया, यहां पर फिलअप है, एसिड इज प्रेजेंट है ना। उसके बाद इन विनेगर, तो आप ये ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है, ठीक है। ये बेटा ध्यान समझना, ओहो विनेगर, ये भैया विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन है क्या होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज कॉल्ड एन, भैया दो या दो से अधिक धातुओं को सामान्य के मिश्रण को क्या कहते हैं, वो बताना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज होता है, इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद फोर्थ है कि द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। मतलब पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होती है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है। फिफ्थ वाला है कि द क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड, मतलब बच्चे लड़के को जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा क्रोमोसोम होता है, उत्तरदायी होता है, बताइए आप। अगला है छठा कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, भैया अगर वस्तु को हम किसी की उपस्थिति में देख सकते हैं तो वो आपको बताना है। द डेविएशन ऑफ रे ऑफ कलर इज मैक्सिमम बाय प्रिज्म, भैया प्रिज्म के द्वारा जो कलर ज्यादा से ज्यादा डेविएट होता है, डाइवर्ट होता है, वो कौन सा कलर है, उसका नाम बताइए।
ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के लिए। चलो तो आंसर के लिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेटा। चलो आंसर ये है, फिलअप का पहला देखो, जल्दी समझ लो कि भैया एसिडिक एसिड जो होता है ना वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिडिक एसिड को बोलते हैं, इसको हम इथेनॉइक भी बोलते हैं बेटा, इथेनॉइक भी बोलते हैं, इसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं और एसिडिक एसिड भी बोलते हैं जो विनेगर में प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज, उसको हम बोलते हैं एलॉय मेटल। मतलब जब दो मेटल को आपस में कॉम्बिनेट कर दें, दो से अधिक मेटल को, तो वो मेटल बनाती है एलॉय, है ना। तो सेकंड का आंसर है एलॉय। थर्ड क्या भैया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। भैया ये मेल टेस्ट ऑर्गन्स होता है, मेल ऑर्गन के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि स्पर्म बनाने की प्रोसेस करता है। स्पर्म यहीं से प्रोड्यूस होते हैं ना, तो भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से सीक्रेट होता है। तो आपको यहाँ टेस्टिस इसका आंसर लगाना है। चलो फोर्थ क्या है कि एक पोलन ग्रेन है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस, मतलब एक फ्लावर ये है, दूसरा प्लांट का फ्लावर ये, एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट, इसका एंथर इस पर जाए या इसका इस पर आए, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। चलो फिफ्थ वाला आंसर चेक करते हैं। फिफ्थ वाला क्या बेटा, द वाई क्रोमोसोम। भैया वहां पूछा था ना कि भैया मेल चाइल्ड जो है वो उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भैया वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक्स तो गर्ल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई जो होता है वो बॉयज के लिए होता है, मतलब मेल के लिए होता है। तो याद रखिएगा वाई क्रोमोसोम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल चाइल्ड के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो छठे की बात करते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। भैया आपने क्वेश्चन में क्या देखा था कि भैया हम प्रिज्म में क्या देखते हैं, भैया सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसके बाद द डेविएशन ऑफ रे ऑफ वायलेट कलर। वायलेट कलर जो होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, वो प्रिज्म के द्वारा डेविएट होता है। ठीक है, डेविएशन ऑफ अ रे, तो याद रखिएगा आंसर आएगा वॉयलेट कलर। कौन सा, वॉयलेट कलर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड, तो वन वर्ड में आप देख लो, वन वर्ड में पहले तो वन वर्ड के क्वेश्चन देख लो, वन वर्ड के क्वेश्चन देख लो बेटा। वन वर्ड आपने देखे, चलो वन वर्ड पहले देख लें क्वेश्चन, वन वर्ड के क्वेश्चन देख लें। किधर चले गए वन वर्ड, हम लेके आए ये इधर नहीं है, वन वर्ड कहाँ चले गए। चलो ये है वन वर्ड, थोड़े नीचे की तरफ है यहाँ पर, ये है वन वर्ड। चलो वन वर्ड पहले देख लो एक बार, वन वर्ड कैसे हैं एक बार चेक करो। क्वेश्चन देखो फिर इनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड। भैया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के एक्सचेंज होने की। तो बताइए कौन है वो। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, सीइंग और एक्सेट्रा। तो मस्तिष्क में कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फ्रॉम वेयर डज द एम्ब्रियो ग्रेफियन, ये एम्ब्रियो ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा, भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर डज द एम्ब्रियो न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा लिखा है वो, तो एम्ब्रियो को कहां से न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद सिक्स है, फोर्थ है सॉरी, व्हाट इज विल बी द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज अ मीटर। भैया 1 मीटर, तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर की हो उसकी क्षमता कितनी होगी ये आपको बताना है। व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल और सिग्नल लाइट इज रेड इन कलर। बताओ क्या कारण है खतरे के संकेत या सिग्नल के लिए लाल रंग का इस्तेमाल होता है। चलो उसके बाद छठा है कि हाउ मेनी व्हाट आर द, वाट नहीं है, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन, मतलब एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां है द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज, तो भैया ये भी आपको बताना है। चलो तो इसके आंसर हम चेक कर ले, इसके आंसर कहाँ है, इसके आंसर ये है। चलो वन वर्ड वाले के क्वेश्चन आपने देख लिए, अब इनके आंसर देख लीजिएगा। आंसर देखो, आंसर क्या है भाई, आंसर ये है, पहले का आंसर ये बेटा ध्यान सुनना कि द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका आंसर क्या था भैया, जब आयनों का दोनों तरफ एक्सचेंज हो, है ना, दोनों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है ना, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशलाइज, जो सोचने सुनने देखने की क्षमता है वो सेरेब्रम में है। सेरेब्रम भाई ब्रेन का, जो ब्रेन का वो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम, याद रखिएगा भाई सेरेब्रम है। समझ गए, समझ गए बच्चों। चलो तो आगे देखते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। भैया मदर से प्लेसेंटा के माध्यम से एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, गेट्स न्यूट्रिशन। ओके, और फोर्थ है द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। भैया द पावर ऑफ लेंस जो 1 फोकल लेंथ है वो 1 मीटर में वो 1 डायोप्टर के बराबर होती है। ठीक है बेटा। चलो उसके बाद फोर्थ का आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम, अब हम वन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वन वर्ड की बात करने के बाद मैचअप की बात कर लेते हैं। तो मैचअप वाले क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, मैचअप वाला भी देख ले फिर हम आगे बात करेंगे। मैचअप वाले क्वेश्चन को भी देख ले। चलो मैचअप वाला क्वेश्चन ऊपर है ये, भैया यहाँ पर क्वेश्चन मैचअप दिया है। चलो
मैचअप देख ले। अच्छा, दो ऑब्जेक्टिव टाइप को वन वर्ड भी छूटे हैं, वो लास्ट में है, आपको मैं बता दूंगा। मैचअप देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है भैया, जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? मेटल क्या है, जाइलम क्या है, मास्टर ग्लैंड क्या है, फीमेल हार्मोन्स कौन है? ये मेंडल्स है, ये मेंडल्स है भाई, मेंडल्स। स्ट्रेट लाइन पाथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर फटाफट बताओ। देखो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, चलो ये एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ये HCl, ये पहले का है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HCl होगा। मेटल देखो फटाफट, मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब ये सेकंड का है, ये सेकंड का है। उसके बाद देखो जाइलम, जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम वाटर ट्रांसफर करता है ना, जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसफर करता है, ये थर्ड का आंसर है, थर्ड का। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर ये है। फीमेल हार्मोन्स कौन सा है बेटा, फीमेल हार्मोन्स जल्दी बताओ, यहां पर फीमेल हार्मोन कौन, एस्ट्रोजन है ना, तो ये फिफ्थ का आंसर है, एस्ट्रोजन। उसके बाद मेंडल्स, मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ जेनेटिक, ये 6 है, ओके। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ, यदि जल्दी बताओ, और पोटेंशियल डिफरेंस देखो, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ तो हो गया अपना 7वां ये, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है ना, तो ये हो गया 8वां। तो इस तरीके से आपको, अच्छा स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तो गलत बोल दिया मैंने, ये इसका आंसर नहीं है ना, ये तो इसका आंसर है, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ लाइट रे, ओके, ये है 7 वाला बेटा, ये 7 वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है ना 8 वाला। तो ये आपके मैचअप के क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि भैया इसमें बहुत बच्चे तुक्का लगा देते हैं, और तुक्के लगाने से मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। ये आप गलत फहमियों में मत रहना भैया, ये गलत फहमियां पाल के मत रखना, समझ गए कि नहीं समझे। चलो तो अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि संचरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो मेरे बच्चों अब आपको मैं क्वेश्चन के आंसर भी बताने वाला हूं, तो बता बेटा, पहले तो आप क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्वेश्चन देख लो फटाफट। संचरण किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज ए कोराइजन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। ठीक है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन पेपर और विद इसका सॉल्यूशन मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ना, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन नहीं लेना। चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ कोरोजन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। भैया आपको बताना कोरोजन क्या है, लोहे पर जंग लगना, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल है, हालांकि मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसी का और वाला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भैया आप ये रिएक्शन दिए, इसको लिखिए और उसके बाद इसको बैलेंस कीजिए। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मीनिंग समझाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी का और वाला कि नेम 2 metals which are found in nature in free state, फ्री स्टेट में कौन सी मेटल रहती है, 2 मेटल के नाम बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट ओनली 1 एग्जांपल ऑफ ईच सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन है, ओनली एक एग्जांपल लिखिए। मैं अभी इनके आंसर भी बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लो 2 नंबर वाले। उसके बाद एक राइट एनी 1 एग्जांपल ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और वाला कि व्हाट इज द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, गिव एन एग्जांपल। भैया आप इसके हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बताइए क्या होता है, उसका एग्जांपल भी लिखिए। फिर लिखा अगला क्वेश्चन की डिफाइंड द रीजनरेशन, रीजनरेशन को डिफाइन कीजिए। इसके और वाला क्वेश्चन है कि विच इज द कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, भैया हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, नंबर लिखिए, और मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करने वाले क्रोमोसोम के बारे में बताइए। उसका और वाला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट। भैया जो मेंडल ने प्रयोग किया था उससे क्या पता चला था, विभिन्न लक्षणों के स्वतंत्र रूप से एक जनरेशन से दूसरे वंशानुगत होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है व्हाट इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या है। उसका और वाला है कि राइट इन 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये आपने 5 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन आपने देख लिए, एक बार ध्यान से आप देख लो इनको वापस, सभी क्वेश्चन को मैं एक सामने आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, आप इन क्वेश्चन को देखो, अब इनके आंसर भी हम लिखने वाले हैं। चलो इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लो, ये आपके सामने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देखो ध्यान से मैंने सब सामने रख दिया, अब इसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन कोरिजन क्या है, ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और उसके बाद जिंक सल्फेट बन जाता है, वो बोला कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को कॉम्बिनेट करो तो क्या बनेगा ना, तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने का बोल रहा है। उसके बाद मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसको आपको मीनिंग समझाना है। उसके बाद 2 मेटल के नाम बताने हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में रहती है ना। उसके बाद आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के एक एग्जांपल देना है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप आपको लिखना है। फोटोइंग की प्रोसेस आपको लिखना है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसका एग्जांपल बताना, रीजनरेशन क्या होता है वो बताना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है वो बताना है, इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या बताना है, और मेल और फीमेल में कौन कौन से अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में बताना। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेड के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, तो वो आपको बताना है भाई, यहां पर बताना है व्हाट इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड। उसके बाद राइट इन 2 एप्लीकेशन कॉन्केव मिरर। चलो तो अब हम इनके आंसर देखेंगे, अब हम इनके आंसर देखने वाले हैं बेटा। अच्छा और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन ले ले क्या इसमें, चलो और क्वेश्चन ले ले, फिर इसके बाद इसका आंसर भी चेक कर लेंगे ना, और क्वेश्चन ले ले। चलो पहले इतना क्वेश्चन कर लेना, इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इतने क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। चलो तो हम ये क्वेश्चन ले आए हैं। अच्छा वो जो आपको 1 मिनट में बोला था 1 वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ छूटे हैं, उनके आंसर ये देख लेना। ये डेंजरस वेवलेंथ इज विजिबल ऑफ, है ना, फॉर दैट डिस्टेंस, ये उसका आंसर कौन सा था, ये
ये रेड कलर हमें हाँ वो वाला आपने वन वर्ड में देखा होगा ना कि भैया रेड कलर क्यों हमें दूर से, मतलब डेंजर सिग्नल या लाइट रेड कलर की होती है, मतलब खतरे की जगह पर सिग्नल के लिए हम रेड कलर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है भैया, इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और विजिबल होती है ना, दूर से अंधेरे में भी हम उसको रेड कलर को आसानी से देख सकते हैं। तो देयर आर हाउस पावर, 1 हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर में 700 हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, तो वो ब्रेकर या फ्यूज वायर बोलते हैं, है ना, जो शॉर्ट सर्किट में इस्तेमाल करते हैं उस फ्यूज वायर का। तो ये वन वर्ड के जो क्वेश्चन 3 छोटे थे वो यहाँ पर आंसर है। अब अपन ने जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखे थे तो उनके आंसर हम देखने वाले हैं। तो पहला कोरोजन था, ध्यान समझो भाई, पहला कोरोजन था, तो हमने आंसर लिखा कोरोजन क्या है, तो कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन या डिटर। देखो बेटा, जब मेटल पर रस्ट लगता है ना तो वो क्या करती है, मेटल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी करती है। तो मेटल एंड एलॉयज व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्चर, एयर और केमिकल और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब क्या होती है, जो मेटल होती है वो मेटल क्या करती है, जैसे ही पानी के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, हवा के कांटेक्ट में आती है और केमिकल के कांटेक्ट में आती है, जो इन्वायरमेंटल में अदर फैक्टर्स है उनके साथ में रिएक्शन करती है, तो दिस प्रोसेस इज केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये प्रोसेस कहलाती है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और याद रखिएगा, जिससे क्या होती है, मेटल धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और उस पर कंप्लीट रस्ट लग जाती है, तो इस प्रोसेस को ही कोरोजन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा Fe2O3 और XS2O, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, तो ये रस्ट लगती है, आयरन के टुकड़े पर रस्ट लगती है ना, तो ये कोरोजन एक प्रोसेस ही तो है। लोहे पर क्या होता है, बारिश में अक्सर मॉइस्चर होता है, एयर के कांटेक्ट में जैसे मेटल आएगी तो वो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी करती है। तो धीरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है इसमें, मेटल में धीरे धीरे रस्ट लगना स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में पूरी लोहे पर रस्ट लग जाए, नहीं, धीरे धीरे लगती है ना। और रस्ट एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस है और एक स्लोएस्ट रिएक्शन है ना, बहुत स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद अगला और वाला क्वेश्चन क्या था, मैलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। भाई मैलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी देखो ध्यान से, मैलेबिलिटी क्या है भाई, आप मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो मैलेबिलिटी होती है। आप क्या करते हो, उसमें मेटल में ऐसी एबिलिटी होती है कि उसको हम गर्म करके हथौड़े से पीट कर पतली चादरें बना सकते हैं। जैसे कि आपने लोहे की चीज बनी हुई देखी होगी, तो भैया उसमें वो मैलेबिलिटी नेचर होता है ना, ये मैलेबिलिटी नेचर के कारण ही तो हम क्या बना सकते हैं भैया, आप उसको रोल कर सकते हो, उसकी पतली थीन शीट बना सकते हो बिना ब्रेकिंग किए, क्रैक किए, बिना ब्रेक और क्रैक किए हुए। वो क्या होती है, उसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या बना सकते हैं, सीड बना सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने ज्वेलरी देखा होगा भैया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये हाईली मेलेबल मेटल्स हैं। गोल्ड कैन बी मेड इनटू एक्सट्रीमली थीन शीट, भैया आप गोल्ड की हम पतली से पतली, सबसे पतली शीट मेटल की, मतलब गोल्ड से बना सकते हैं भाई। गोल्ड लीफ, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि गोल्ड से हम एक पतली से पतली, थीन से थीन शीट बना सकते हैं। तो ज्यादा मैलेबल आपसे पूछे कि हाईएस्ट मैलेबिलिटी मेटल का नाम क्या है, तो आप बोलोगे गोल्ड। ओके बेटा, चलो उसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी की क्या बात करते हैं भैया, डक्टिलिटी यह है, ध्यान से समझना, डक्टिलिटी क्या है, किधर गया भाई, डक्टिलिटी कहां चले गया, डक्टिलिटी ऊपर है। चलो डक्टिलिटी क्या है भाई, अब देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब क्या है भैया। आप डक्टिलिटी का मतलब ये समझे कि ये जो मेटल्स होती है ना, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि इसके हम क्या बना सकते हैं, पतले से पतले क्या वायर बना सकते हैं, खींचकर पतले वायर बना सकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का, है ना, सिल्वर का भी हम वायर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी जो डक्टिलिटी है ना, तन्यता, खींचने, मतलब पतली से पतली वायर बना सकते हैं। एग्जांपल में लिखा है कि कॉपर इज हाईली डक्टाइल मेटल एंड इज अ कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। आपने देखा होगा मोटर पंप मोटर जो होती है उसमें जो वायरिंग की जाती है वो कॉपर की जाती है, कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। अच्छा, कॉपर से भी बेस्ट हम अगर डक्टाइल मेटल बोले तो सिल्वर होती है, लेकिन वो कॉस्टली होती है थोड़ा ना, उसके अपन वायर नहीं बनाएंगे, खास करके पंप मोटर में थोड़ी वायर लगाएंगे सिल्वर वाले, तो हम किसके लगाएंगे, कॉपर के लगाएंगे। चलो ये हो गया डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी का मतलब समझ गए। मैलेबिलिटी का मतलब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम गर्म करके पीट कर पतली से पतली चादर बना सकते हैं, जिसमें गोल्ड एक ऐसी मेटल जिससे हम बहुत थीन पतली मेटल चादर बना सकते हैं। उसके बाद डक्टाइल, तो डक्टाइल का मतलब तो ऐसी मेटल की एबिलिटी जिसमें हम उसको खींचकर पतले से पतले वायर बना सकते हैं बिना ब्रेक किए हुए। इसमें कॉपर इज हाईली क्या है बेटा, डक्टाइल मेटल है। चलो क्वेश्चन अगला है, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन अगला जो है ये बताना कि 2 मेटल बताओ भैया जो हमारे नेचर में फ्री स्टेट में रहती है। तो भैया क्वेश्चन का आंसर है एक तो गोल्ड और एक प्लेटिनम। दिस मेटल आर अनरिएक्टिव। हमारे नेचर में ये पड़ी रहे, आपने कभी देखा गोल्ड पर जंग लगती है, नहीं लगती है। प्लेटिनम पर जंग नहीं लगती है, आप पड़े रहे कहीं जंग नहीं लगती है ना। तो दिस मेटल आर अनरिएक्टिव, रेसिस्ट ऑक्सीडेशन, ये ना ऑक्सीडाइज होती है, अलोइंग देम द एग्जिस्ट इन देयर प्योर एलिमेंटल फॉर्म इन नेचर। ये अगर प्योर होगी तो नेचर में बिना ऑक्सीडाइज के ये रहती है, ना ये कोई से रिएक्शन करेगी। तो 2 वो मेटल है गोल्ड और प्लेटिनम जो कि क्या है बेटा, नेचर में फ्री स्टेट में रहती है। बेटा मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बता रहा हूं, आपको ये वीडियो कंप्लीट देना, स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप कर लोगे तो फिर आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के आंसर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे वो मिस कर दोगे, है ना बेटा। तो इसलिए क्वेश्चन के पूरी सीट को, पूरे स्लाइड को अच्छे से देख ले और स्किप ना करें वीडियो को, है ना। वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएगी नहीं, ठीक है बेटा।
अब अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो तो फिर किसको समय दोगे और कब दोगे? अब तो बोर्ड एग्जाम बहुत क्लोज है, ये महीना तो मान लो आप देखो अभी तक हमारी विंटर वेकेशन खत्म नहीं हुए, महीना आधा होने वाला है ना, अगले महीने में बस फरवरी का बचा है महीना और फिर हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट ओनली वन एग्जांपल ऑफ ईच सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। भैया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन होते हैं? मीथेन जो कि कार्बन का सैचुरेटेड है। क्यों क्यों बोला इसको? कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो मीथेन, इथेन, ये सब क्या है? सैचुरेटेड। अगर एएनई लगा हुआ है ना जिस भी हाइड्रोकार्बन, वो सब सैचुरेटेड होते हैं बेटा। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन है? जैसे मैं ईएनई लगाऊं, इथीन, देखो दो कार्बन है तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा, है ना, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, मतलब ये इथीन जो कि अनसैचुरेटेड। ध्यान समझना बस, आप तो कंपाउंड को चेक करो। मीथेन जिसमें एन लगा वो सैचुरेटेड, ईएन लगा है, ईएन या वाई लगा हो तो वो अनसैचुरेटेड होता है। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान समझना, फंक्शनल ग्रुप बताना है तो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं बेटा, ध्यान समझना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा एल्डिहाइड का याद रखिए CHO, CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक का है COOH। ध्यान समझना, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। मैंने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड और एसिटिक एसिड लिख दिया है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। एग्जांपल सहित लिखना था तो मैंने दोनों को लिख दिया, तो आप याद रखना भैया जिसमें CHO लगा हो तो उसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें COOH लगा उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है भाई? देखो ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में आप रिएक्शन कर दो, C6H12O6 प्लस H2O, है ना, आप चेक करो H2O की O चेक करो, पहले बैलेंस कर लो फटाफट, O2 और फिर एनर्जी, है ना, एनर्जी ध्यान से देखो, बैलेंस कर दो भाई, बैलेंस कर दो। ये 6 ले लो, है ना, ये भी 6 ले लो, 6 ले लो 12 हो जाएंगे, ये 12 ले लो, 12 ले लो, है ना, तो भैया हो गए, बैलेंस कर लो, चेक कर लो फटाफट, ये भी 6 ही ले लो, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये फोटोइंग की प्रोसेस है भाई, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इतनी बात ध्यान से समझ लेना। तो 6 दूनी 12, तो ये भी 6। तो इस तरीके से हम बेटा क्या कर सकते हैं? फोटोइंग की प्रोसेस लिख सकते हैं। ये फोटोइंग की प्रोसेस हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े हम, क्वेश्चन अगले पर चले। क्वेश्चन अगला क्या बेटा? क्वेश्चन अगला है कि व्हाट इज अ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, गिव एन एग्जांपल। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो ध्यान से, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, ऐसे सभी न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे हम लोग प्लांट पर भी डिपेंड है, एनिमल पर भी डिपेंड है ना, हम खाना कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं और एनिमल से, तो हम कौन हुए? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेने वाले हुए। हम कौन है? हेटरोट्रोपिक, क्योंकि हम प्लांट पर और एनिमल पर ही तो डिपेंड है। दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन बाय द कंज्यूमिंग देयर लिविंग ऑर्गन। भैया ये जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, कंप्लीटली दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं, दूसरे, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ह्यूमन आर हेटरोट्रोपस, दे ऑब्टेन दे फूड कंज्यूमिंग प्लांट एंड एनिमल। हम कौन है भैया? हम हेटरोट्रोपिक ही तो है, हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, हम नेचर से लेते हैं ना, प्लांट से, एनिमल से हमारा न्यूट्रिशन मिलता है, हम उनको खाकर अपनी लाइफ को जी पाते हैं। चलो उसके बाद अगला क्या है बेटा? अगला क्या है? ध्यान से समझ लो, अगला क्या है? अगला ये है कि विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, 1 मिनट बेटा रुकना। चलो बेटा, तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे थे कि व्हाट इज ए कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? ध्यान समझो बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है इस टाइप का, ये इस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? इन प्लांट में। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है, क्या करते हैं? एक पैरेंटल प्लांट का कोई हिस्सा ले लेते हैं, प्लांट का कोई हिस्सा लेते हैं, जैसे हम स्टेम ले सकते हैं, उसकी रूट ले सकते हैं, उसकी लीव्स ले सकते हैं, या रेदर देन फ्रॉम सीड। दिस method does not involve the fusion of gamete and produce genetically identical offsprings, जिसको हम क्लोन बोलेंगे, to the parent plant। तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब प्लांट के किसी हिस्से से, प्लांट का हिस्सा कौन हो सकता है? स्टेम हो सकती है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकता है, या सीड के किसी पर, उससे क्या हो सकता है? बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के, गैमेट फ्यूजन के क्या हो सकता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे कुछ नेचुरली मेथड है, कुछ नेचुरली मेथड मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीजें लिख रखी ताकि आपको समझा पाऊं मैं, है ना, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है लेकिन मैंने आपको बाकी चीजें भी समझाने के लिए। अब कुछ नेचुरल मेथड होती है, आपने भी है, जैसे आर्टिफिशियल मेथड है कटिंग करके, भाई आप प्लांट की कटिंग, स्टेम को काट कर, लीफ को, स्टेम को, रूट को काटकर जमीन में लगाएंगे, नया प्लांट बना सकते हैं, या फिर ग्राफ्टिंग कर, एक प्लांट में दूसरे प्लांट को जोड़कर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेयरिंग करके, लेयरिंग मैंने अभी बताया था, है ना, जमीन में स्टेम को अलग किए बिना इसको जमीन में दबा दो। टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा हम इस प्रकार के क्या कर सकते हैं भाई? नए प्लांट बना सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल। भैया तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, और इसमें अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर में होते हैं। देखो जोड़े के रूप में 23 होते हैं, और टोटल नंबर में कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब जो 22 पेयर होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 1 पेयर होता है, देखो 22 पेयर में होंगे उनको तो हम ऑटोसोम बोलेंगे। एक पेयर और बचा
1 पेयर, तो टोटल 23 पेयर होते हैं ना, तो इसमें 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन वो एक क्रोमोसोम पेयर जो होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना, वो 1 पेयर में होता है, ठीक है। यही तो डिटरमाइन करता है, दिस डिटरमाइन इज अ पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स। भैया वो ये बताएगा कि लड़की होगी या लड़का, इसी से तो पता चलेगा, किसे 23 नंबर के पेयर से ही पता चलता है कि वो मेल होगा या फीमेल। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स होगा और मेल में एक्स और वाई दोनों होंगे। अच्छा, यहाँ एक्स एक्स दोनों होंगे फीमेल में, और कौन से सेक्स क्रोमोसोम की बात करो, मेल में क्या होता है एक्स और वाई दोनों होंगे, क्योंकि वाई डिटर्मिनेट करता है कि लड़का होगा, है ना। चलो उसके बाद तो आपको समझ में आ गया कि भैया हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में 23 होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, 1 पेयर मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, मेल में एक्स वाई होते हैं, और वाई डिटर्मिनेट करता है कि लड़का होगा, ठीक है। अगला है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। भैया मेंडल्स ने क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उनका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस असॉर्टमेंट एक लॉ था जिसमें उन्होंने दो प्लांट के बीच में, मतलब दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया था। उस क्रॉस को कहते हैं डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लांट लिया था मटर का जिसमें एक तो ये बोला था कि जो सीड है वो कैसे है, गोल है, राउंड सीड है, और कलर क्या है, कलर येलो है। ऐसे उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए, तो इसको डायहाइब्रिड क्रॉस, तो दो कैरेक्टर के साथ में उन्होंने क्रॉसिंग करवाई थी। तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो उन्होंने प्लांट ऐसा लिया जिसमें दो कैरेक्टर्स दिखे। देखो उन्होंने बताया भी यहाँ पर दो कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए। एक तो उन्होंने राउंड येलो सीड लिया, मतलब गोल सीड लिया और वो येलो कलर का था। एक व्रिंकल लिया और ग्रीन सीड, तो दो कैरेक्टर्स हो गए। देखो राउंड मतलब गोल, येलो मतलब कलर, तो दो चीजें का कैरेक्टर्स का बीच में उन्होंने आपस में क्या करा, क्रॉसिंग करवाई। तो उनको F2 जनरेशन में ऑब्जर्व किया कि 9:3:3:1 आया। मतलब जब मेंडल्स ने सेल पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में, तो उनको एक फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1, जिसमें 9 कौन थे, राउंड येलो सीड थे, 3 कौन थे, राउंड ग्रीन सीड थे, व्रिंकल येलो सीड थे। तो ऐसे उनको रेशियो मिला, है ना। ये चेकर बोर्ड को मैं आपको मेरे एक वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा रेशियो कैसे आया था, तो ना मेरा इसके बाद इसी पेपर के बाद मैं अगले दिन आपको इसका वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट तीनों लॉस में बताऊंगा, समझे कि नहीं बेटा। चलो अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा भाई। अब देखो बेटा कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन, यहां से याद रखिएगा, इसके बाद से क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूं। ओके, आपने 2 नंबर के क्वेश्चन यहां पर किए, और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, फिर हम इनके आंसर भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर बता देता हूं, वो क्वेश्चन पेपर और कौन कौन से करना है अपने क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देख लो, आधे तो हमने सोल्व कर लिए। अगर आपको याद होगा तो हमने कहां तक कर लिए, देखो हमने कर लिए हैं बेटा लगभग अपन ने यहां तक कर लिए, देखो यहां तक कर लिए अपन ने, ये वाला क्वेश्चन तक हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस कर लिया 11वें नंबर तक। अब हम क्वेश्चन आगे वाले देख लें, आगे वाले कौन कौन से क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, और जो बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो आ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 12 वाला फटाफट देख लो, फिर अगले वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे। जब कोई प्रकाश, मतलब आपको ये पूछा गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ लाइट रे इंटर डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद जब इंसिडेंट रे मेक अ एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री ऑफ प्लेन मिरर, देन द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल रिफ्लेक्स। मतलब यदि जैसे ये प्लेन सरफेस है और लाइट इंसिडेंट है और वो 30 डिग्री पर क्या करती है, एंगल बनाती है, तो बताओ भैया रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। तो याद रखिएगा जो इंसिडेंट एंगल बनता है वही क्या होगा भाई, वही, अरे बोलो ना, वही 30 डिग्री का होगा। इसका 30 डिग्री आना आंसर, है ना। विद्युत द्वारा परिभाषित कीजिए एसआई यूनिट, मतलब आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी एसआई यूनिट बताना है। अगला क्वेश्चन है विच द मेटल वायर आर जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताना क्या होता है। अगला और वाला क्वेश्चन की व्हाट, अगला है बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज शॉर्ट सर्किट अकर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए किसी विद्युत परिपथ में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, या कब होता है शॉर्ट सर्किट, इसका क्या कारण है बताना है। व्हाई डज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भाई आपको देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर पाती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती, क्यों, है ना, ये आपको बताना है। मैं आपको इसको ड्रॉ के द्वारा समझाऊंगा, आसानी से आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है भैया कि व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड, इट इज बेस्ड ऑन विच फिनोमेना। आपको ये इलेक्ट्रिकल मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताना क्या होता है उसको, फिर आपको ये किस पर बेस्ड है फिनोमेना भी बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइट ओनली नेम्स ऑफ वेरियस ट्रॉपिकल लेवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन एनी वन इकोसिस्टम। भैया आपको इकोसिस्टम में बताना है कि भैया किसी भी एक परिस्थिति तंत्र के आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर क्या होंगे, न्यूट्रिशन लेवल क्या होंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद विच इज कॉल्ड ऑमनिवोरस एनिमल्स, ऑमनिवोरस किन्हें कहते हैं भैया, ऑमनिवोरस एनिमल्स के नाम आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड, राइट एंड एग्जांपल, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताना क्या होती है और फिर उसका एग्जांपल भी बताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और वाला कि व्हाई डू फिल द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स विद नाइट्रोजनस गैस, एग्जांपल, पोटैटो चिप्स के जो पैकेट है उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, एग्जांपल एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन के 3 फंक्शन। अच्छा अभी मेरे वीडियो भी आने वाला है ब्रेन पर, ब्रेन और किडनी और लंग्स पर छोटे छोटे वीडियो आने हैं 10-10 मिनट वाले कि किस प्रकार से हमारा हार्ट का तो मैंने बता ही दिया, लंग्स का, ब्रेन का और
किडनी का वर्किंग प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूं, तो ये क्वेश्चंस वहां से समझ में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन एंड आल्सो राइट इट्स सीक्रेटिंग हार्मोन्स नेम। भैया हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड के 3 ग्लैंड के नाम बताना है, इंसान के अंदर जो सीक्रेट होती है, और वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, नाम भी बताना है। अगला 19 क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्जन। कलर डिस्पर्जन क्या है, एक्सप्लेन द डायग्राम, डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। हमारा आसमान जो होता है वो स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्यों, है ना। उसके बाद दूसरा हाउ डज टीथ डिके ऑकर ड्यू टू द पीएच चेंज। हमारे मुंह का पीएच चेंज होने पर हमारे दांत क्या होने लगते हैं, डिस्टोर होने लगते हैं, दांत क्षय रोग जिसे बोलते हैं। इसके क्या प्रिवेंट है वो आपको बताना, 4 प्रिवेंट बताना, है ना बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से दो उपयोग लिखिए भैया। राइट यूज टू ईच द फॉलोइंग, जैसे बेकिंग सोडा, व्यंजक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, है ना। तो इसके क्वेश्चंस और आंसर हम करने वाले हैं, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चंस यहां पर आंसर भी मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। से आगे वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू इन वीडियो को देखते रहोगे और अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो आपका स्कोर 100% 95 क्रॉस कर जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए इसलिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। ओके, थैंक यू। इसका अगला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट इसके बाद कल आपको वापस मिल जाएगा। इस इतने को आप सॉल्व करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, जो प्रैक्टिस सिंपल पेपर आप जिस कॉपी में कर रहे हो उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के दिन, जब आप 1 दिन 2 दिन पहले पेपर देने के लिए तैयारी करो, रिवीजन करो, तो आपको उस समय ज्यादा परेशान होना ना